हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके द चिंतक में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि कलाम साहब नेहरू जी और विक्रम साराभाई के बारे में बताते हैं कि किस तरह भारत में रॉकेट विज्ञान को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेरा सुझाव है कि बेहतर अनुभव के लिए आप हेडफोन लगा लें। इसके बाद कलाम साहब कहते हैं कि थुम्बा की अपनी लगातार यात्राओं के दौरान प्रोफेसर साराभाई पूरी टीम के साथ काम की प्रगति की खुलकर समीक्षा करते थे। वे कभी सीधे निर्देश नहीं देते थे, बल्कि विचारों के मुक्त आदान प्रदान के माध्यम से वे हमें नए क्षेत्रों की ओर ले जाते थे, जहां अक्सर अप्रत्याशित समाधान सामने आते थे। शायद वे जानते थे कि भले ही कोई लक्ष्य उन्हें स्वयं स्पष्ट हो और वे उसके लिए पर्याप्त निर्देश दे सकें, लेकिन यदि टीम के सदस्यों को उस लक्ष्य का अर्थ समझ ना आए तो वे उसके लिए काम करने में रुचि नहीं दिखाएंगे। उनके अनुसार समस्या की सामूहिक समझ ही प्रभावी नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण होती है। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, देखो, निर्णय लेना मेरा काम है, लेकिन उतना ही जरूरी ये सुनिश्चित करना भी है कि ये निर्णय मेरी टीम द्वारा स्वीकार किए जाएं। वास्तव में प्रोफेसर साराभाई ने ऐसे कई निर्णय लिए जो आगे चलकर अनेक लोगों के जीवन का मिशन बन गए। हम अपने स्वयं के रॉकेट बनाएंगे, अपने स्वयं के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएंगे और अपने स्वयं के उपग्रह भी। और ये सब एक एक करके नहीं, बल्कि समानांतर रूप से बहुआयामी तरीके से किया जाएगा। साउंडिंग रॉकेट्स के लिए पेलोड विकसित करते समय हम पहले कोई पेलोड लेकर उसे रॉकेट में फिट करने की कोशिश नहीं करते थे। इसके बजाय हम विभिन्न संगठनों और अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे पेलोड वैज्ञानिकों के साथ इस विषय पर गहराई से चर्चा करते थे। मैं ये भी कह सकता हूं कि साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि पूरे देश में आपसी विश्वास की स्थापना और उसका संरक्षण था। शायद ये समझते हुए कि मैं लोगों को आदेश देने के बजाय उन्हें समझा बुझाकर काम करवाना पसंद करता हूं, प्रोफेसर साराभाई ने मुझे पेलोड वैज्ञानिकों को इंटरफेस सहायता देने की जिम्मेदारी सौंपी। भारत की लगभग सभी भौतिक प्रयोगशालाएं इस साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम में शामिल थीं। हर एक का अपना मिशन, अपना उद्देश्य और अपना पेलोड था। इन पेलोड्स को रॉकेट संरचना में इस तरह समाहित करना आवश्यक था कि उड़ान की परिस्थितियों में वे सही ढंग से कार्य कर सकें और टिके रह सकें। हमारे पास तारों को देखने के लिए एक्सरे पेलोड थे। ऊपरी वायुमंडल में गैसों की संरचना का विश्लेषण करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी मास स्पेक्ट्रोमीटर से युक्त पेलोड थे। हवा की दिशा और वेग जानने के लिए सोडियम पेलोड थे और आयन मंडल के विभिन्न स्तरों का अध्ययन करने के लिए आयनोस्फेरिक पेलोड भी थे। मुझे न केवल TIFR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के वैज्ञानिकों से, बल्कि अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी और जापान के वैज्ञानिकों से भी संवाद करना पड़ता था। मैं अक्सर खलील जिब्रान को पढ़ता हूं और उनके शब्दों में मुझे गहरी बुद्धिमत्ता मिलती है। प्रेम के बिना पकाई गई रोटी कड़वी होती है। वो शरीर को तो भरती है, पर मन की भूख आधी ही मिटाती है। जो लोग दिल से काम नहीं करते वे अधूरा और खोखला सफल होते हैं और उनके आसपास कड़वाहट फैल जाती है। यदि कोई लेखक मन ही मन वकील या डॉक्टर बनना चाहता हो तो उसकी रचनाएं पाठकों की भूख आधी ही मिटाएंगी। यदि कोई शिक्षक व्यवसायी बनना चाहता हो तो उसका शिक्षण छात्रों की ज्ञान पिपासा को अधूरा ही छोड़ेगा। और यदि कोई वैज्ञानिक विज्ञान से ही घृणा करता हो तो उसका प्रदर्शन अपने मिशन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। गलत स्थान पर सही व्यक्ति होने से जो व्यक्तिगत दुख और असफलता मिलती है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे प्रोफेसर ओडा और सुधाकर, जो अपने कार्य में अपने व्यक्तित्व, आंतरिक प्रेरणा और हृदय में बसे सपनों की जादुई छाप ले आते हैं। वे अपने काम से भावनात्मक रूप से इतने जुड़े होते हैं कि उनकी मेहनत की सफलता में जरा भी कमी उन्हें गहरे दुख से भर देती है। प्रोफेसर ओडा जापान के अंतरिक्ष और वैमानिकी विज्ञान संस्थान IISS से एक्सरे पेलोड वैज्ञानिक थे। वे कद में छोटे थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था और उनकी आंखों से बुद्धिमत्ता झलकती थी। अपने कार्य के प्रति उनकी निष्ठा अनुकरणीय थी। वे IISS से एक्सरे पेलोड लाते थे, जिन्हें प्रोफेसर UR राव द्वारा बनाए गए पेलोड्स के साथ मेरी टीम रोहिणी रॉकेट के नोज कोन में फिट करती थी। 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर नोज कोन को इलेक्ट्रॉनिक टाइमर द्वारा सक्रिय पायरो विस्फोट से अलग कर दिया जाता था, जिससे एक्सरे सेंसर अंतरिक्ष के संपर्क में आकर तारों से निकलने वाले विकिरण की जानकारी इकट्ठा कर सके। प्रोफेसर ओडा और प्रोफेसर राव बुद्धिमत्ता और समर्पण का ऐसा अनोखा संगम थे जो बहुत कम देखने को मिलता है। एक दिन जब मैं प्रोफेसर ओडा के पेलोड के साथ अपने टाइमर उपकरणों का एकीकरण कर रहा था तो उन्होंने जापान से लाए गए टाइमर इस्तेमाल करने पर जोर दिया। मुझे वे कमजोर लगे, लेकिन उन्होंने भारतीय टाइमर हटाकर जापानी टाइमर लगाने पर जोर दिया। अंततः मैंने उनकी बात मान ली।
रॉकेट शानदार ढंग से प्रक्षेपित हुआ और निर्धारित ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन टेलीमेट्री संकेतों से पता चला कि टाइमर की खराबी के कारण मिशन असफल रहा। प्रोफेसर ओडा इतने व्यथित हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी इस गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया ने मुझे स्तब्ध कर दिया। उन्होंने सचमुच अपने काम में अपना तन मन लगा दिया था। सुधाकर पेलोड प्रिपरेशन लेबोरेटरी में मेरे सहकर्मी थे। प्री लॉन्च प्रोग्राम के अंतर्गत हम खतरनाक सोडियम और थर्माइट मिश्रण को भरने और दूर से दबाने का कार्य कर रहे थे। हमेशा की तरह थुम्बा में वो दिन बहुत गर्म और आर्द्र था। छठे ऑपरेशन के बाद सुधाकर और मैं मिश्रण की सही भराई की पुष्टि करने के लिए पेलोड कक्ष में गए। अचानक उनके माथे से पसीने की एक बूंद सोडियम पर गिर गई और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, जोरदार विस्फोट हो गया जिसने पूरा कमरा हिला दिया। कुछ क्षणों के लिए मैं बिल्कुल जड़ रह गया। आग फैल रही थी और पानी सोडियम की आग को नहीं बुझा सकता था। इस आग के बीच फंसे होने के बावजूद सुधाकर ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने नंगे हाथों से शीशे की खिड़की तोड़ दी और मुझे बाहर फेंककर सुरक्षित किया, फिर स्वयं भी बाहर कूद पड़े। मैंने कृतज्ञता में उनके जले हुए हाथ छुए। वे दर्द के बावजूद मुस्कुरा रहे थे। सुधाकर को गंभीर जलने के कारण कई हफ्तों तक अस्पताल में रहना पड़ा। TIERL में मैं रॉकेट की तैयारी, पेलोड असेंबली, परीक्षण और मूल्यांकन तथा पेलोड हाउसिंग और अलग होने वाले नोज कोन जैसे उप संरचनाओं के निर्माण में भी शामिल था। नोज कोन पर काम करते करते मैं स्वाभाविक रूप से कंपोजिट मटेरियल्स के क्षेत्र में चला गया। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी का आगे का हिस्सा अगली वीडियो में जारी रहेगा। तब तक विंग्स ऑफ फायर के इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।